नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पर बतकही बिहार की। और आज बतकही बिहार की में बात होगी बिहार के उस चुनाव की जिसके पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 4 नवंबर की तारीख है जब ये चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। और जैसा कि दस्तूर रहा है कि कितने भी चरण का चुनाव हो, पहले चरण के चुनाव के खत्म होने से ठीक पहले एक ओपिनियन पोल जैसी भी कोई चीज़ की जाती है जिसके आंकड़े कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, तो इस पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि 18 जिलों की 121 सीटों पर जो चुनाव प्रचार खत्म हुआ है उसके बाद अब यह 48 घंटे वो उन 121 सीटों पर कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो 300 साढ़े 300 जो प्रत्याशी हैं वो अब इन 48 घंटों में काफिलों के साथ तो नहीं घूम सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, बड़े नेताओं की रणनीति क्या होगी और 121 में कितने ऐसी सीटें वीआईपी हैं जिन पर बड़े बड़े सूरमा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इन्हीं पर बातचीत का ये अंक आज का रहेगा और इसकी शुरुआत करते हैं तीर्थेश जी से। तीर्थेश जी, दस्तूर से ही शुरू करते हैं, चूंकि आप आंकड़ों के भी आदमी हैं। परंपरा रही है हमेशा से कि जिस दिन पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमे तो एक ओपिनियन पोल दे दें और जिस दिन वोटिंग हो जाए फाइनल 5 बजे तो 6 बजे हम एग्जिट पोल दे दें। भरोसा अब भी है क्या आपको? आप तो बहुत लंबे समय से ये करते आ रहे हैं। नहीं, वो मुझे लगता है जो क्या है ना, क्रेडिबिलिटी पर डाउट हो रहा है। अगर आप देखिएगा बहुत सारे चुनाव लगातार फेल के, एकाध जो पोलस्टर के जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल है वो सही पाए गए और सबका आप देखिएगा इतना। अच्छा, दूसरी बात है ना, इतना वेरिएंस रहता है ना सीट्स का या परसेंटेज का। अब परसेंटेज इतना है, सीट्स इतना आ रहा है, वो पता नहीं चल पाता वो कितना सही कितना गलत है और जनरली वो झूठी वो गलत आंकड़े निकल जाते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर जितने भी पोस्टर्स है, अगर आप वो करते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, उसमें आपको समय देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका साइंटिफिक एनालिसिस होता है जो क्या इंडिया में बहुत मुश्किल से हो गया है। हाँ, उसके बाद आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कितना उसमें बजटरी सपोर्ट है तभी आप कर पाइएगा, क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 243 सीट्स हैं। अगर आप फर्स्ट फेज में ही जाइए, जैसे बताया आपने, 18 डिस्ट्रिक्ट्स 121 सीट्स, आसान नहीं होगा क्योंकि वेरिएंट्स इतने हैं वहाँ पर। अगर आप देखिएगा तो जात, रिलीजियन और बहुत कास्ट रिडेंस सोसाइटी है, कास्ट रिडेंस सोसाइटी है। भी उनकी इकोनॉमी भी पे भी डिपेंड करता है, उनकी पूरी कास्ट, उनकी पूरी इकोनॉमी, जेंडर है। हाँ, जेंडर है। अब अगर आप एक चीज़ देखिएगा, पिछले 2010 से ही महिलाएं ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वोटिंग कर रही है, तो वो भी है ना, टर्नआउट में रिजल्ट को मोबिलाइज करने में बहुत एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे पिछली बार अगर देखिएगा तो महिलाएं ने ज़्यादा नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, तो वो एक फैक्टर भी था जो क्या आपको, यानी एनडीए को, और वो बड़ा थिन मार्जिन से जीता। तो इस तरह के फैक्टर्स है ना, बहुत सारे पोस्टर नहीं कर पाते हैं। वो एक जगह जाते हैं, वहाँ पर बैठकर अपना सैंपल साइज का इशू है। सैंपल साइज का राजेश जी, ये बेसिकली मुझे लगता है कि जितनी भी गलतियाँ होती हैं, चाहे ये ओपिनियन पोल में हो या चाहे एग्जिट पोल में है, एक तो कि सबसे पहले एक ये वाला है और दूसरा सैंपल साइज। क्या आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के सारे आंकड़ों को देखने के बाद? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब दिल्ली जैसे जहाँ पर 70 सीट है और वहाँ भी अगर सही प्रेडिक्शन अगर एग्जिट पोल का नहीं है, सारे के सारे मीडिया चैनल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे रिपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं, सारे पोलस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, इसके बावजूद तो ये दिखाता है कि हम अगर टीम भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी गया हूँ सर्वे में। लोकसभा चुनाव में एक वक्त था जब इनिशियल स्टेज था पढ़ाई का, तो हमें भेजा गया था मेरठ लोकसभा चुनाव के दौरान कवर करने के लिए। तो हमने देखा है किस तरह हमने सर्वे किया, वो हमें भली भांति उससे वाकिफ। बिल्कुल, चाय की दुकान पे पर्चियां भर दी और फिर जमा कर दिया, इसी तरीके से होता है, सब लोग करते हैं ये। अविनाश, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अब है ना, लोग भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है।
ऑनेस्ट नहीं है इस टर्म में, जो क्या वो वोट करेंगे किसी और को, बता देंगे कुछ और बता देंगे, तो वो भी एक दूसरा करता है। एक फैक्टर ये भी होता है कि आप जब किसी से पूछते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि खुल के बताए। अब मेरे पास लगातार ऑटोमेटिकली कॉल्स आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि आप पीके को दबाना देना चाह रहे हैं जन स्वराज पार्टी को, तो इसको प्रेस करें, इस पार्टी को देने रहे इसको प्रेस करें। लेकिन ये भी एक तरीके से सर्वे का सैंपल हो सकता है कि लोगों को फ़ोन किया जा रहा है ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू, कहा जा रहा है ये दबाएं वो दबाएं, एक विधानसभा स्तर पर। तो हो सकता है ऐसे एक विधानसभा स्तर पर 100 लोगों को फ़ोन किया जा रहा हो, इस तरीके से निकाला जा रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं वैसे जनरली जो होता है कि टीम जा रही है, सर्वे कर रही है, अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटी के लोगों को जाके सर्वे किया जा रहा है, लेकिन वो कितना खुल के बता पा रहे हैं? नहीं, ये इस सर्वे में जब होता है तो फिजिकल लोगों को जाना होता है, ये इसमें ये क्लियर रहती है गाइडलाइन। बहरहाल लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि जी आप कुछ पहले मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो बड़ी एजेंसियाँ थीं, हमने जब शुरुआती दिनों में देखा अपने पत्रकारिता के दिनों में कि एक हमारी एजेंसी हुआ करती थी नीलसन, और वो बहुत ही बेहतरीन एजेंसी मानी जाती थी चुनावों के मामले में। उसके बारे में अंदरूनी खबर यही रही कि चुनावों के दौरान में जिस तरह से मतलब एनालिसिस करना है, लोगों तक पहुंचना है, जितनी संख्या यानी कम से कम सही रिजल्ट के लिए चाहिए, ये कर पाना इतना ज़्यादा खर्चीला प्रोग्राम है कि ये हो नहीं पाता है। तो अभी जो भी सर्वे होता है वो सर्वे बहुत ही एक तरह से अधूरा होता है, उसमें साइंटिफिक रिसर्च की भी कमी है, सैम्पलिंग की भी कमी है, और जो हिडन मिथ है उस मिथ्या को सुलझाने के लिए जो हमने अब तक की जो भी थ्योरी अब डेवलप कर रखी है वो हमारे समाज में, भारत के समाज में सटीक नहीं बैठ रहा है। पिछले मैं लगातार देखता हूँ कि अक्सर नतीजे गलत साबित हो रहे होते हैं, और दूसरा कि समाज के कुछ तबकों में हम पहुँच ही नहीं पाते, यानी हमारी एजेंसी नहीं पहुंच पाती। आजकल तो पहुंचना भी आसान है, फिर भी किसी ज़माने में राजेश जी ने जब काम किया होगा तो उस वक्त इनके पास लोकेशन की मैपिंग मुमकिन नहीं थी एजेंसी के लिए, लेकिन आज ये मुमकिन है कि हाँ वो चाय की दुकान पर है या किसी के गांव में है। तो ये चीज़ें हैं, तो जियो टैगिंग की वजह से ये चीज़ें आई हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है। और दूसरा ये कि एजेंसियों पर जो दबाव अलग अलग तरह के भी होते हैं, ये इल्ज़ाम है, और बहुत हद तक उनके नतीजे इस इल्ज़ाम को पुष्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अभी तक नहीं आया, फेयर नहीं हो पाता है। अविनाश, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। जैसे अगर आप करिकुलम के इंडियन जितना भी करिकुलम है उसमें अगर आप देखिए कौन पोस्टर्स हैं, वो जनरल जो पढ़ाई करके निकले। अगर आप यूएस से कंपेयर कीजिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ डेडिकेटेड इस पर पढ़ाई भी होती है, जो क्या आप है ना इस तरह से डेटा को एनालाइज कीजिए, डेटा को ये कीजिए। तो वो सब अब जैसे प्यूर रिसर्च एक्सटेंसिव आपको वो डेटा को रिसर्च खर्च करता है, उसके बाद उसको भेजने में, डेटा सैंपलिंग में खर्च करता है, कलेक्टिंग में खर्च करता है। तो उस तरह के फंडामेंटल्स जो यानी बिग ये है वो भी मिसिंग है। अगर आप देखिएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कोई रिसर्च का इशू नहीं है। रिसर्च में है कि हम रिसर्च तो अमेरिका से भी ले सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी उससे ले सकते हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी फंडिंग जिसको मैनेज करना, और कोई अगर खर्च कर रहा होगा तो क्या भारत में जो डिफरेंट लोग जो इसके डेटा का इस्तेमाल करते हैं कि उसको पैसे मिल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फॉरेन के लोग तो आकर के यहाँ पे समझ ही नहीं पाएंगे कि कुर्मी में कितनी जातियां हैं, कुशवाहा में कितनी जातियां हैं, ओबीसी और ईबीसी में कितनी जातियां हैं। इसमें है ना, आई थिंक आपकी अगर आप वहाँ पर रिसर्च देखिएगा, यानी इवन इंडिया की जो रिसर्च यहाँ के रिसर्च से बेहतर है। जो आप बताए ना कुर्मी और ये सब, वो लोग शायद हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं देखिए, वेस्ट की में एक तो खूबी यही है कि वो हर चीज़ को डिकोड करके काम करते हैं। डिकोड करके तो वो डिकोडिंग अपनी जगह है, लेकिन हमारे समाज की जो अपनी सच्चाई है और जो किसी आदमी को सच न बताने का भी जो हुनर है, मैं इसको हुनर मानता हूँ, उसको गलती नहीं मान रहा हूँ, उस हुनर को कम से कम किसी विदेशी मीडिया या कोई सिफोलॉजिस्ट का कोई ओपिनियन पोल किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है, मतलब उसको सही नहीं कर सकता है फिलहाल।
अभी ये वक्त लगेगा और हमारा जो डेवलपमेंट है हमारे अपने हिसाब से, रीजनल हिसाब से हमको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी और ये लंबा वक्त भी लेगा। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो है ना कि नीयत भी अगर हमारी होगी कि हाँ हम बेहतर ओपिनियन पोल लेकर आएँ, तब जाके ये बात बनेगी। यानी इसमें इसमें बात उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली है ना इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी और सोशियोलॉजी भी, 3 सब्जेक्ट्स का मिलन है और तब आप डेटा को एनालाइज और करते चौथा एक प्रेशर तो है ही अलग हाँ, अलग पॉलिटिकल। अच्छा दूसरे हाँ वो जो प्रेशर जो हाँ। आपने बताया उस प्रेशर में भी है ना कभी कभी डेटा को डेटा फर्ज- इधर उधर। हाँ, राजेश जी फर्ज को जोड़ना किया। चाहते हैं कि फिर आगे? देखिए ऐसा भी नहीं है कि एकदम जितने भी प्रिडिक्शंस हुए हैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में, वो सब गलत ही रहा, ऐसा नहीं है। एग्जिट में नहीं। तो चलिए भरोसा कर भी सकते हैं, लेकिन opinion poll- ओपिनियन आज दे रहे हैं और 48 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हो जाए वो पूरा का पूरा ओपिनियन नहीं जैसे है ना एक चीज़ पर मैं आऊँगा, जैसे आज ये यानी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाने में, जैसे आज तेजस्वी ने 30,000 का वादा किया महिलाओं को, अब ओपिनियन पोल तो इसको कैरी नहीं किया कर रहा है। नहीं किया है। जो आज जो रिजल्ट आया कम से कम 1 हफ्ता पहले किया हो, तो वो कैसे हो सकता है बहुत सारी महिलाएं उधर वोटिंग करें, हाँ, वो वोट में ट्रांसलेट हो जाए। तो वो दिक्कत है। राजेश जी कुछ कह रहे थे? देखिए मेरा ये मानना है कि ओपिनियन पोल ऐसे कई हुए हैं जिसमें जो रेंज दिया है कि इतने से इतने के बीच सीट आएगी, तो लगभग कई ऐसे ओपिनियन नहीं लेकिन राजेश जी है ना रेंज ऑफ सीट्स भी है ना 132 से 152। हाँ, वो 30 की रेंज होने लगी हाँ है। वो कोई रेंज है, आपको रेंज देना है तो 7, 8, 10 तक ठीक है, क्योंकि लेकिन ओपिनियन पोल में इतने सटीक आप नहीं कर सकते हाँ, प्रेडिक्शन बिल्कुल। कि आप बताएंगे 132 तो 132 या 135। कोई इनको हम फर्जी मान- अमेरिकी चुनाव में वो बताते हैं और 1 से 2% का मामला होता है, एरर होता है, और वो सच ज़्यादातर यानी 90% उनके यहाँ सच साबित होता है, और हमारे यहाँ 90% झूठ साबित दरअसल होता झूठ है। साबित होता है। और एक जो साबित सही होता है वो दरअसल अगर हम 50 ओपिनियन करेंगे तो 1-2 तो सच होगा ही होगा अपने आप वो भी मुझे होगा। लगता है कि हम सब लोग दर्शकों की खुशी के लिए हम कुछ कर देते हैं। हालांकि कुछ चलाना हालांकि है, पिछले इसलिए 2 चला बार दें। से वहाँ भी गलत काफी हो हाँ रहा है। बताइए। चलिए यानी तो US अब चूंकि ये ओपिनियन पोल का मसला है, ज्यादातर गलत होता है, फॉरेन में ज्यादातर सही हो जाता है, यहाँ भी बहुत कुछ गलतियां हुई हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। 121 सीटें निर्णायक सीटें, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब क्या इन 48 घंटों में हमने बहुत सारे एक्सटेंसिव चुनाव प्रचार देखे, तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार देखा, नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे, बारिश में नीतीश कुमार जिनको बीमार बताया जाता है वो बारिश में हेलीकॉप्टर छोड़ के कार की सवारी करते दिखे, 200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते दिखे। अब इन 48 घंटों में क्या बदलेगा? अविनाश, इस बार का जो इलेक्शन था वो डिफरेंट था पिछले बार के इलेक्शन में। इस बार 2 फेज के इलेक्शन है। पिछले बार 3, 5 या 6, 7 इस तरह से 3-4 बार कर दें तो, और इस बार बहुत कम समय मिला था कैंपेनिंग करने के लिए। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। अगर हम लोग इस पर हाँ हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। और दूसरी बात 2 फेस्टिवल्स थे, दिवाली और छठ, तो इसमें फंसा हुआ था। छठ के बाद ये कैंपेनिंग बहुत तेज़ी से चला, और यानी 28 के बाद अगर आप देखिएगा 28 से 4 नवंबर के बीच में एक हफ्ते का समय बहुत जोड़ तोड़ लगाकर दोनों खेमे में कैंपेनिंग हुआ। अगर आप 121 सीट्स का एनालिसिस करेंगे पिछले बार के रिजल्ट से, तो उसमें देखिएगा जो कि महागठबंधन को ज़्यादा सीट्स मिले थे। यानी 59 था एनडीए को और 61 था महागठबंधन को, 1 एलजेपी को मिला था। तो उस हिसाब से अगर उस आंकड़े पर जाए तो अपर हैंड है ये आपको महागठबंधन को, यानी बहुत थिनली अपर हैंड है, बहुत ज्यादा का नहीं। इस बार बदला तो ये है कि एक तो एलजेपी प्लस हो रही है इसमें, हाँ एलजेपी, और दूसरा एलजेपी जितने खिलाफ लड़ाई थी वो प्लस हो रही हैं। और पिछले बार जो 4 सीट्स वो ये जो सन ऑफ मल्ला ने जीता था, अब मुकेश सहनी इधर आ चुके हैं, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो जो ये है आपको रिजल्ट यानी चुनाव जो परसों जब वोटिंग करने जाएंगे तो इस पर भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। बड़ा नेक एंड नेक फाइट था। नेक टू नेक फाइट पिछली बार थी, इस बार भी क्या होगा वो तो देखना होगा। राजेश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इन 48 घंटों में अब लोग क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली अब क्योंकि प्रत्याशी क्या करेगा? अब डायरेक्ट प्रचार तो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली तरीके से जो भी उनको लगेगा कि किस तरीके से इनडायरेक्टली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टली जो झोंकना था अब वो झोंक चुके हैं। तो इनडायरेक्टली किस तरीके से, हालांकि एक तरीके से उनका कोई रेस्ट मूड में तो होंगे नहीं जब तक वोटिंग नहीं हो जाती और जब तक उनको लगेगा पूरी ताकत से हम खींच नहीं लेते अपने वोटर को, तो इनडायरेक्टली वे में जो भी होगा वो
उस तरीके से रिझाने की कोशिश करेंगे। अब वो जो डोर टू डोर वाला है वो शुरू होगा क्या? बिल्कुल। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, हम जिसको अभी शायद इस मुद्दे को नहीं लेकर आ पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वहाँ वो किस तरह से प्रचार कर रहे होंगे, बल्कि चुनाव आयोग किस तरह से अब नज़र रख रहा होगा, क्योंकि जो आखिरी खेल है, इस 48 घंटों को 2 हिस्सों में बांटिए आप, 24 घंटे 24 घंटे, और इसी पहले 24 घंटे का खेल कुछ और होगा और आखिरी जो 24 घंटे का खेल कुछ और होगा। और ये जो सारा जो गणित है चुनाव का की जो आखिरी बाजी होती है वो आखिरी 24 घंटे में खेली जाती है। और उस बाजी में क्या है कि हर जगह जो समाज कहीं स्विंग वाले लोग हैं, मतलब जहाँ पर कंफर्म नहीं है कि वो किधर जा सकते हैं, किधर बदल सकते हैं, तो बदलने के कुछ नियम पहले से क्लियर हैं। जो जिस तरह से बदलेगा, किसी का हाथ मतलब पैर पकड़ना है, किसी को मनाना है वो भी काम होगा, किसी को धमकाना होगा, मतलब जो चुनाव आयोग की नज़र में ना आए वो भी होगा, किसी को कुछ लालच देना होगा वो भी होगा, किसी को कुछ पहुंचाना होगा वो भी होगा। तो ये, और इसमें चुनाव आयोग को सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। अब तक के 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये शायद जब्त यानी इनको बिहार के अलावा और जो छोटे मोटे जो हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, तो ये जो असल होगा कि लास्ट वक्त में जहाँ जहाँ मुमकिन होता है पैसों का भी खेल बड़े पैमाने पर होता है, और ये बिहार के चुनावों की सच्चाई है। ये तो चुनाव में हम कह रहे हैं कि ये खेल होगा। ये सच बात है कि कोई भी कैंडिडेट, हर एक को चूँकि चुनाव आयोग उसको परमिशन देता है जहाँ तक उसको प्रचार करने का, अपना कन्विंसिंग मतलब साइलेंट 5 लोगों को लेकर के जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो इसमें तो यकीनी बात है कि हर मोहल्ले का जो लीडर होगा, जिसका अपना समाज पर, अपने इलाके पर, अपने पड़ोस में, अपने घर में असर व रसूख होगा, उन तमाम लोगों को पहले से ही पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट चिन्हित करके रखती हैं, और उनके यहाँ जिस तरह से भी उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके, अपनी तरफ लुभाया जा सके, इसकी अभी पूरी कोशिश होगी। और वो कहा हमने कि साम दाम दंड भेद के साथ होगा। अविनाश, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, जो कि 121 सीट्स का तो परसों चुनाव है, इसके बाद 122 सीट्स है, और बची। तो 122 सीट्स पर वो लोग कैंपेनिंग करेंगे, और पिछले अगले 36 घंटे में जो कि 122 उस पर तो कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन नज़र इधर भी रहेगा। नहीं, नज़र ही नहीं, बल्कि नेताओं को इस तरह से, मतलब वोटिंग के दिन भी आप देखेंगे कि उस दिन भी जब प्रचार हो रहा होगा बड़े नेताओं का, तो ऐन जो अगर मान लीजिए कि एक सीट पर जहां पर चुनाव मतलब पोलिंग हो रही होगी, उसके सटे हुए विधानसभा में जहां पर चुनाव नहीं हो रहा होगा, सेकंड फेज में होगा, वहीं पर बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम होगा, रैली की जाएगी, और इस तरह से उसकी सेटिंग होगी कि कम से कम 10-15 सीटों पर उस वक्त भी उसके बयान को, बड़े नेता के बयान को या उसके प्रेजेंस को चुनाव के लिए भुनाया जा सके, एन वोटिंग के वक्त में उसको भुनाया जा सके, इसकी भी कोशिश होगी। राजेश जी, मुझे लगता है कि इसमें टीवी कवरेज की ज़्यादा एक तो कोशिश होती है कि जब आप वोटर्स को रिझाना हो तो आप मीडिया के अट्रैक्शन बने, कुछ ऐसा बयान दे दें ताकि अब सुर्खियों में आए। क्योंकि स्वाभाविक है ना कि मान लीजिए कि मोकामा में वोटिंग चल रही है और दूसरी जगह वोटिंग नहीं चल रही है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, तो जब मोदी प्रधानमंत्री की रैली होगी तो स्वाभाविक है कि सारे टीवी चैनल उसको दिखाएंगे और मोकामा के लोग भी वही देखने को मजबूर होंगे, उनके पास तो और कुछ नया जाएगा नहीं। उसमें तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है तेजस्वी यादव की रैली हो, उनको लाइव टीवी को दिखाना पड़ेगा, उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखे कि आखिरी वक्त पर पासा पलटता है, जैसे पीएम मोदी को तो यही जाना जाता है कि आखिरी वक्त में जाके इन्होंने कई ऐसा गेम है कि पासा पलट दिया जाके, एकदम उन चीज़ों को, विपरीत स्थिति को अपने कंट्रोल में किया और वोट मिला है। तो ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, अलग फैक्टर्स है, तो अलग देख सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा हुआ है कई बार कि आखिरी वक्त में जाके पासा पलटा है। अविनाश, अगर इस चुनाव के बारे में और बातें करें हम लोग, तो इस चुनाव में 17 मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग 2 डिप्टी सीएम्स हैं, एक जो सीएम फेस तेजस्वी यादव खुद हैं, उनके छोटे भाई महुआ से लड़ रहे हैं, जो क्या आरजेडी से अलग होकर लड़ रहे हैं, बड़े भाई हैं, और इसमें 2 डिप्टी सीएम्स हैं, 11 मिनिस्टर्स हैं, और 11 मिनिस्टर्स में अगर बाइफरकेट करें तो 9 बीजेपी से हैं, 6 जेडीयू से हैं, तो ये सारे के दांव लगे हैं। इसके साथ बाहुबली हैं, वो लोग भी कीनली कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर,
और ये सब यानी ये फेज लगता है जो क्या 122 सीट से ज़्यादा डिसाइडिंग फेज की तरह हालांकि अविनाश अगर ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर बात करें तो ये 38% ही क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन जबकि वो ये क्षेत्र के हिसाब से जो अगला फेज है वो ज़्यादा बड़ा है। 122 सीट्स वाला, लेकिन इस ये जो बैटल है वो ज़्यादा इंटेंस है। तो आजाद जी, इसको इस तरीके से समझा जाए क्या कि 5 तारीख और 6 तारीख को बिहार की जितनी भी रैलियां होंगी जिनको होना अगले फेज के लिए चाहिए था, उन सारा का सारा इशू फोकस होगा इन 121 सीटों पे जहां पे 6 तारीख को वोटिंग होनी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि तमाम सीटों में दरअसल क्या है कि जो चुनाव के मैप को आप देखेंगे तो जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है वो बिहार के बीच वाले हिस्से में हो रहा है, और जो बाहरी जो बॉर्डर वाले ज़िले लगते हैं, यानी जो पूरे जो है वो राउंड कर दिया, इंक्लूडिंग सीमांचल। हाँ, सीमांचल को। तो ये पूरी जो सीटें हैं बाहर के सीटों को बाहर रखा है। तो इस बार जो ये 5 और 6 को जहाँ भी रैली होगी, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, पीएम हो या सीएम हो, चाहे अपोजिशन के लीडर हो या और बड़े नेता हो, वो सभी लोग बिहार के बीच वाले हिस्से में होंगे, यानी जहाँ से बाउंड्री ज़िले की ख़त्म हो रही होगी चुनाव को लेकर, उसी ज़िले के करीब वाले विधानसभा सीट पे जो बड़ी जगह होगी वहाँ पर इनको करेंगे। और ये दोनों दिन चलेगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव 121 सीट के इसलिए भी अहम है कि जो लोग अपना परसेप्शन बनाने में पहले फेज में कामयाब हो जाते हैं, हाँ। तो वो फिर दूसरे फेज में उसका इम्पैक्ट दिखता है। और जैसा कि ये पता है कि दूसरे फेज में बीजेपी पहले ही से मजबूत है, तो इनके लिए यह है कि अगर हम पहले फेज में अपनी बढ़त बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए दूसरे फेज में ऑलरेडी हम मजबूत हैं, तो हम अपनी बात और मजबूती के साथ कह पाएंगे, ये भी उनके लिए आसानी होगी। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से आप पूरे चुनाव को देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ या लोग वक्त के साथ जिस तरह से जो मुद्दा आ गया है, और दो चीज़ें आ रही हैं कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो उनकी अपनी पुरानी छवि है उसमें वो पाकिस्तान, वो मुसलमान, लादेन, मुग़ल के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। विपक्ष अपनी तरफ से अड़ा हुआ है और वो रोज़गार, वो एजुकेशन, यानी और महिलाओं के जो पैसे वाला मुद्दा है उसको वो बहुत ज़ोर शोर से कह रहे हैं। आखिरी 2 दिनों 3 दिनों में आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो भी मुद्दे आए हैं उसमें विकास का मुद्दा गौन हो चला है, और वो तमाम लफाजी वाली बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। दरअसल जो रोज़गार का झूठ या पुलिंदा या वादों का जो झूठ या जो तेजस्वी ने दिया, उसकी काट दरअसल बीजेपी अब तक के लेकर नहीं आ पाई है। और उस पर सितम यह है कि आज उन्होंने 30,000 रुपया महिलाओं को देने का जो वादा कर दिया है, तो ये एक बड़ा मतलब खेल जो है या दांव जो कहिए वो चल दिया गया है। और अब ये हमको देखना है कि क्या बीजेपी अपने उन मुद्दों के अलावा इस तरह के कोई और वादा या कोई और मुद्दे पर बात कर रही है कि नहीं कर रही है। राजेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त महिला एकदम साइलेंट वोटर है, और अगर 5 साल पहले की बात करें 2020 की, तो उसमें 166 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोटिंग की, और उसमें 99 के आसपास बीजेपी की जीत हुई थी, 37 जेडीयू। तो इस तरह के पिछले इलेक्शन के फिगर हैं। तो इसमें आप अगर बार बार देखेंगे तो एक तो नौकरी का वादा है, दूसरा महिलाओं पर सबका फोकस है। आप इनको तो नीतीश कुमार के क्योंकि सपोर्टर रही है महिलाएं, तो इस वक्त जो ओपोजिशन अलायंस है सबकी यही कोशिश है कि महिलाओं को खींचो अपनी तरफ। जी, ये और एक चीज़ और बता दूं, ये है ना लास्ट चुनाव है जो कि जेपी बॉयज़ के लिए, यानी लालू प्रसाद यादव, हालांकि कैंपेनिंग में नहीं है फिर भी हाँ, ये तो और नीतीश कुमार का ऑलमोस्ट लास्ट चुनाव। हालांकि पिछले बार भी नीतीश कुमार ने खुद बोला था, लेकिन पिछली बार उन्होंने कहा था, इस बार वो बिना कहे ही समझ में आ रहा है आखिरी चुनाव। तो ये लास्ट, इसके बाद जेपी बॉयज़ का खत्म हो जाएगा। आप ये सोचिए कि मतलब एक उम्मीद की किरण उनको आखिरी वक्त में दिखी कि जब महागठबंधन ने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया, तो किसी दबाव में आने के बाद, चूँकि बिहार की राजनीति को बीजेपी ने जब आंका और समझा, तो फिर अमित शाह को ये ऐलान स्टेज से करना पड़ा कि हमारे जो अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। जबकि उससे पहले जब यही सवाल किया गया था तो वो सीएम के चेहरे पर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में उनको
पार्टी के मतलब राजीव प्रताप रूडी ने तो और खुल कर भी बात कही थी। उन्होंने भी ऐसा खुल के नहीं कहा, उनके नेतृत्व को ही स्वीकार किया हाँ, है। नेतृत्व को स्वीकार किया था, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात नहीं है। बाद में उन्होंने कहा है कि हैं और रहेंगे भी। अभी तो ललन सिंह ललन सिंह किधर माने जाए, अब तो इस बयान से उनको अंदाजा लगाया जाना चाहिए। ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनका चुनाव प्रचार संभाले हैं, और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो विधायक न चुनता है जी। इस मायने इस बात को क्या निकाला? नहीं, ये कंफ्यूजन भी बना कर रखा गया है, क्योंकि देखिए सारा खेल तो सीट के, पिछली बार कहा जाता है कि बात तो ये आई थी कि नीतीश पिछली बार भी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, नीतीश बार बार कह भी रहे थे। लेकिन चूंकि उस वक्त उनको पीएम ने ये मौका दिया और उस वक्त की राजनीति उसी तरह से उनको फिट बैठ रही थी बीजेपी को। लेकिन इस बार तो उनको लग रहा है कि अगर हमें सीट आएगी तो फिर किसी भी कीमत पर, बल्कि सीट कम भी होगी 2-4 पेज, तो उस वक्त भी आप सुनेंगे कि अगर सरकार कोई किसी और तरह से बनने वाली होगी, तोड़कर बन सकती है, तो ये खेल भी होगा। और चूंकि नीतीश को तो ये खेल पिछले 5 सालों से सता रहा है कि उनकी पार्टी को दोनों लोग तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। तो इस विधायक हैं, कहीं भी टूट सकते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में एक जो फैक्टर है, पीके का भी फैक्टर है, क्योंकि इस बार है ना 2 ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, दो ही के बीच नहीं है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। हालांकि कितना सीट्स ला पाएंगे सबकी नजर रहेगी, पीके कितना डेंट मारेंगे इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखिए अभी शुरुआती जिस तरह का शोर यानी पीके के लिए या जन स्वराज पार्टी के लिए था, चुनाव के आखिरी कड़ी में, आखिरी दौर में वो शोर थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ये सच है कि एक बिहार में नए किस्म की राजनीति की उन्होंने बात की है, उन्होंने टिकटों के मामले में भी बहुत सारी चीज़ें अपना नया तरीके से अपनाया है। तो अब वो अगर कुछ करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जो खेल यानी हार जीत के खेल को जिस तरह से चिराग पासवान ने मतलब नए सिम या नई हवा दी थी, इस बार पूरा का पूरा मामला प्रशांत किशोर पर है। लेकिन अभी ये किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अब तक के जो अलग अलग खबरें, डेटा या ओपिनियन पोल ने भी बहुत कोई उनको उत्साहजनक जानकारी या उनके फेवर में बात नहीं दी है। एक उसमें एक और है कि पिछली बार के मुकाबले में एमआईएम का भी जो शोर है वो बहुत घटा हुआ है। और ओवैसी की रैलियां भी कम हुई हैं। नहीं, ओवैसी की रैलियां क्यों कम हुई हो, नहीं, वो बिहार में एक किस्म का मुसलमानों में ये पैगाम है कि अगर हम मुस्लिम खेलेंगे तो दूसरे लोगों को हिंदू खेलने का मौका ज़्यादा मिलेगा। और पूरी कोशिश, और जो खासकर साक्षी महाराज ने जब कभी कहा था कि हमें जो है ओवैसी से जीत मिलती है, ओवैसी के पार्टियों से, इस बात को भी हमने देखा कि गांव के स्तर पर भी लोगों ने प्रचार उनके मुखालिफों ने किया। और ओवैसी पर ये आरोप लगता है, और आज तक ओवैसी इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कभी भी, क्योंकि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और इसलिए भी कि ओवैसी पर आज तक यानी कई, खासकर आजम खान जैसे मुस्लिम नेता या किसी मुस्लिम नेता को बीजेपी ने मतलब पार्लियामेंट के अंदर में भी आजम खान बेइज्जत किए गए, और बाहर भी उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई। जो जिस तरह से वो तगड़े नेता थे, बोलते थे मुसलमानों के मुद्दे पर, ओवैसी तो पूरी रिसर्च करके भी आते हैं, इनको पूरा मौका भी मिलता है बोलने का, और ओवैसी भी बहुत कुछ चलाते हैं। और हमको मालूम है कि आप कोई संस्था चलाते हैं, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, आपके पास डिफरेंट तरह के कॉलेजेस हैं, एक जौहर यूनिवर्सिटी वाला जेल में होगा और दूसरा क्या मतलब इतना आज़ाद होगा। ये इतना आसान खेल नहीं होता है। बिल्कुल, तो आसान खेल बिल्कुल नहीं होता है, और बिहार का ये चुनाव तो कतई आसान नहीं होने वाला है। हम पहले फेज़ की बात कर रहे थे जिसका चुनाव प्रचार अब थम गया है। जब 5 तारीख आएगी चुनाव, जब वोटिंग से ठीक पहले हम अगले फेज़ की बात करेंगे, और तब तक अभी के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए एबीपी लाइव।